कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए। शुरुआत में ये प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी पता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहली बार जब मैंने टेस्ट दिया था ना, मेरे कितने मार्क्स आए थे? ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने प्री दिया था तो हमारा जो एवरेज स्कोर रहा था वो 17 रहा था। लेकिन मतलब वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बन रहे थे, हाँ। लेकिन जब कंफ्यूजन का टाइम आता है तो दो ऑप्शन दिखते हैं। मेरा नाम कंचना कोसे है कंचना, हाँ। और मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि मेंस का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो वास्ट है। लगभग कितने टाइम में उसको कवर करना चाहिए? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके उसको रीड करना और फिर उतना याद करना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो कैसे बिल्कुल करें? है। इसमें ना मैं अपना तो आपको बताता हूँ, मैंने कभी ऐसा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब ये आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ छूटेगा ही छूटेगा। और टाइमिंग की बात ना, आप या तो मैंने तो 1 साल लेके चला था कि मेरे को 1 साल करना ही है, कैसे भी करके कंप्लीट करना है। तो टाइमिंग आप सेट कर सकते हो। जैसा मेरा टाइमिंग था कि दिन में पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन अब वो कभी सफिशिएंट होता नहीं है। कभी लंच हम लोग ब्रेक वगैरह लेते हैं तो वो कभी लंबा हो जाता है, कभी कुछ हो गया, कोई भी परेशानी आ जाती है मतलब। तो ऐसा कुछ एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो कि 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, वो नहीं होगा। वो आपको हर दिन का आपको सेट करके चलना है। आप ये लंबे टाइम का आप ये सोच के मत चलो। मैं तो ये कहूँगा, लंबे टाइम का सोच के मत चलो। अगर टारगेट लेना है वीकली ले लो या फिर मंथली ले लो, ऐसा लंबे टाइम का मत सोच के चलो। जी सर। और टॉपिक के साथ में करते चलो। सर जैसे रेफरेंस का है मेंस के जो बुक्स वगैरह हैं, तो ज़्यादातर जैसे रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, होती है। और जो नोट्स पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट के किसी भी इंस्टीट्यूट के जैसे हम पढ़ते हैं तो फिर वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिर उसको कवर नहीं होते, तो उसके लिए कैसे? देखो, अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना तो आपके पास नॉलेज तो बहुत रहेगा। वो अप्लाई कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, आंसर राइटिंग करेंगे। लेकिन नोट्स रहेंगे वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड रहेगा ना तो आपका फिर ऐसा होगा कि अगर कुछ इधर उधर से सवाल आ गया तो हो सकता है वो मिस हो जाए। अभी अभी आज का पेपर आया, आप देखना उसमें Yes, sir. बहुत उल्टे सीधे सवाल आए हैं। मतलब हिस्ट्री का तो मुझे खुद ऐसे पसीने छूट रहे हैं कि यार ये क्या आ गया है। सही टफ हाँ, क्वेश्चन। तो नोट्स अपना रिवीजन के लिए सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा रेफरेंस बुक देखना चाहिए मेरे हिसाब से। जी सर। और सर एक और क्वेश्चन है, हम्म। जैसे हम लोगों के पास में जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो हमको आ रहा है, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है तो हम उसको फ्रेम नहीं कर पाते, तो हाँ उसके हाँ लिए हाँ। बताइए। शुरुआत में ये प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी पता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहली बार जब मैंने टेस्ट दिया था ना, मेरे कितने मार्क्स आए थे? 24 मार्क्स आए थे मेरे। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई इतने भी कम आते हैं क्या। वो पहली बार जब टेस्ट दिया था मुझे भी आंसर फ्रेम करते नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने क्या करा, प्रैक्टिस करा और फिर मैंने जितना करा ना सब लिख लिख कर ही करा। आप नोट्स वगैरह बना रहे हो ना, लिख लिख कर याद कर रहा हूँ मैं, तो लिख लिख कर। वो भी कैसे, जैसे मेरे को वहाँ फॉर्मेट जमाना है मेन एग्जाम में, तो वो एक था कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी लिख लिख कर। टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई। आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना, इवन मेंस की भी, क्योंकि वो प्रैक्टिस उसी से हो गया। लिखना है लिखना है लिखना है। पता है कोई एकदम ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत कर लिया। जितने करे ना, जितने सिलेक्शन है सब लिखे ही हैं उनने। आपने सुने मतलब बाकी लोग जो बोले होंगे उनने भी यही कहा होगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके सर। और वो टेंशन मत लो, वो ना दिमाग में रहता है कि हो नहीं पा रहा है, लेकिन हो जाएगा वो। अब 3 उसमें करना, जो इंट्रो बॉडी है, और बस उसमें फिर डाल देना आप कंटेंट, ठीक है सर। और वो कर लोगे यार, कर लोगे। जी सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम खुशी बघेल है। खुशी है। और मैं सर ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हम लोगों ने प्री दिया था तो हमारा जो एवरेज स्कोर रहा था वो 17 रहा था। लेकिन मतलब वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो बन रहे थे, हाँ। लेकिन जब कन्फ्यूज़न का टाइम आता है तो दो ऑप्शन दिखते हैं। तो मतलब फर्स्ट टाइम में जो क्लिक होता है वो करेक्ट रहता है, और लेकिन फिर अपन उसमें कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं तो वो दोनों में से जो सेकेंड टाइम चूज़ करते हैं वो गलत हो जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न से कैसे ज़्यादा बचें? देखो उसका यार अपन रिवीजन के ऊपर जा सकते हैं कि रिवीजन अपन बहुत बार करें। अगर मतलब मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन होता है तो वो कन्फ्यूज़न जो है ना वो दूर हो सकता है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे ना ऐसा है कि कुछ सवाल आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है 2019 के टाइम में एक सवाल आया था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक्ट कब आया। है तो 5 में, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, 5 और 6 में कंफ्यूज हो गया, मैंने 6 लगा दिया। वो क्वेश्चन मेरे को अभी तक याद इसीलिए है क्योंकि मैंने गलत करा हुआ है। मतलब ऐसा होगा, कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप वो चॉइस आप ये करना कि जो आपको पहले से ही लगा हो, एकदम फीलिंग, आप फीलिंग के साथ जाना। मैं तो यही कहूँगा, मतलब फीलिंग के साथ जैसे जाना। फर्स्ट टाइम में जो लगे बस हाँ, उसी को लगा दो, बस। सोचो वगैरह कुछ हो। हाँ, इधर दूसरे ऑप्शन को देखो ही मत ओके फर्स्ट सर। टाइम में। और सर आंसर राइटिंग से सभी को प्रॉब्लम होती है, तो हाँ। आंसर राइटिंग में मुझे भी है कि जो मतलब टॉपिक पढ़ा हुआ है, सिलेबस भी करा हुआ है, हाँ। जैसे अपन पेन उठाते हैं ना वो क्वेश्चन देखते हैं,
पहले लगता है कि हाँ लिख लेंगे, पेन उठाते तो पेन पहले गिर जाता है मतलब वो लिखाते ही नहीं बनता है, 2 शब्द लिखते हैं बस। होता है। वो अभी आपने मूवी देखी है क्या 12 फेल? नहीं अभी तो नहीं देखा। अच्छा, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट इंट्रो कैसे स्टार्ट करें उसमें, है ना? स्टार्ट कैसे करें। तो उसका ना आप क्या करो, जो टॉपिक आता है उसमें आपके फैक्ट तो आते ही होंगे दिमाग में। फॉर एग्जांपल अपन क्या ले लेते हैं, जैसे अगर सन ही मान लेते हैं एक टॉपिक, तो उसमें से क्या सबसे इम्पोर्टेंट आएगा आपके दिमाग में, मतलब उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे कि वो हमारे यहाँ का मतलब सेंटर स्टार, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है। मतलब आप विशेषताओं से चालू करो, 1-2 लाइन में इंट्रोडक्शन के लिए कोई भी। और कोई दूसरा टॉपिक जैसे सोचो, मान लो टेबल ही है, अब इसकी विशेषता हम क्या करेंगे, हमारे पढ़ने के काम आती है वो विशेषता, मतलब एक बस पर्टिकुलर यही कंफ्यूजन हो जाता है कि हम उसके यूजेस से स्टार्ट करें कि नहीं यूजेस से नहीं, कुछ ऐसा जो यूनिक है उसका, जो कुछ सबसे मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए हाँ, उसको जैसे अगर intro में कुछ डालना है। इंडिसेस वगैरह होते हैं ना, अपने सूचकांक वगैरह होते हैं, तो अगर जैसे कुछ जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में आ गया, तो वो आप इंडेक्स के डेटा देके आप स्टार्ट कर सकते हो कि हमारी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। अगर अच्छी है तो अच्छी बता सकते हो, और बुरी है तो बुरी, तो नेगेटिव चीज़ तो नहीं बताना है अपन को, अच्छे बताना है। फूड प्रोसेसिंग वाले जैसे एक टॉपिक है, अपना इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है उसमें, तो अपन ये बता सकते हैं कि हमारी इंडिया जो है 3rd है 4th है, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, वो एक्सपोर्ट में उसके रैंक बता सकते हो। मतलब जो उसकी यूनिकनेस बता रहा हो और विशेषता हल्की बता रहा हो कि हमारी पोजीशन अच्छी है उसमें, थोड़ा ऐसा कर सकते हो। सर मेरा एक ये भी है डाउट कि जैसे सब बोलते हैं सिलेबस से पढ़ना चाहिए, तो सिलेबस हमने उठाया, हमने उसके लिए बुक्स ले आई पढ़ने के लिए। अब हाँ। वो सिलेबस का कौन से टॉपिक में ज़्यादा जाना है, कौन से टॉपिक में कम पढ़ना है, ये कैसे डिसाइड करें। ये तो यार आपको करते करते में समझ में आएगा। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मैंने करा है तो टॉपिक उठाया, टॉपिक उठा के मैंने नेट पे डाला, मतलब मेरी ज़्यादातर पढ़ाई इंटरनेट से हुई है, और उसमें एक ई ज्ञान कोश पोर्टल आता है, उसमें डाला मैंने, उसमें पीडीएफ्स आती है, मतलब वो एक कंप्लीट पीडीएफ ऐसी रहती है, और वो उसमें से आप शॉर्ट जितना लग रहा है, जैसे एग्जांपल की मैं रिमोट सेंसिंग का एग्जांपल दिया था ना मैंने, तो उसमें कॉन्सेप्ट का उसमें एक सब टॉपिक दिया हुआ है ऑलरेडी, उसमें एक डायग्राम बनाना ही है हमको। डायग्राम मतलब कि अपन रेज आ रही है और उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। तो मतलब की पॉइंट्स आपको लेके चलना है, जितने भी टॉपिक्स रहेंगे उसके की पॉइंट्स आपको लेके चलना है, अलग अलग डायमेंशन। कोई और एग्जांपल जैसे लेते हैं, जीपीएस का लेते हैं। जी तो जीपीएस है, उसकी वेबसाइट एक दी हुई है, उसमें वो कंप्लीट दिया हुआ है कि इसके 3 सेगमेंट है ना, स्पेस सेगमेंट है, उसमें कॉन्स्टलेशंस है। तो मतलब आपको पढ़ के ना सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, बहुत डीप में नहीं जाना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है। लेकिन सर जैसे हम पढ़ते हैं और अगर डीप में भी पढ़ते हैं, कम तो पढ़ते हैं, तो हमें सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, लेकिन हाँ, डीप में भी पढ़ लेते हैं हम, तो भी डर ऐसा रहता लगता है। है कि कुछ ना कुछ तो छूट गया है इस टॉपिक में, वो मिस हो होगा, गया है। वो बिल्कुल होगा, वो छूटेगा ही कुछ ना कुछ। मुझसे भी छूटा था, जैसे एनर्जी एफिशिएंसी वाला पोर्शन है ना, तो हमारे टाइम में जब नया आया था, तो एनर्जी एफिशिएंसी के बाद जो एक मैनेजमेंट वाला टॉपिक होगा, शायद देखे होंगे आप लोगों ने अगर सिलेबस में, मैनेजमेंट वाला, प्रोडक्शन वाला, ये वाला टॉपिक मेरे से छूटा था, नहीं हो पाया था। तो ऐसे पॉइंट्स कुछ रहेंगे, लेकिन हमको चूज़ करना है कि हमको छोड़ना कौन सा है स्मार्टली। जैसे अब कुछ टॉपिक जैसे एडवांस टेक्निक, वो रिमोट सेंसिंग जीपीएस, वो तो अपन को बनेगा ही, क्योंकि ऊपर का उसमें पढ़ना है अपन को। एप्लीकेशन दे दोगे तो मतलब ऐसा समझ लो, अगर उसमें 11 नंबर का सवाल आ रहा है तो आपको कुछ चीज़ें डालनी ही डालनी है। सॉरी, नहीं प्लीज़। कुछ ऐसे होते हैं टॉपिक जो समझ में आते हैं कि हाँ इसको इतना आएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उनके सब टॉपिक्स खत्म ही नहीं होते, तो उनको कैसे डिसाइड कोई थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताओ, जैसे पॉलिटी में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री में ज़्यादा होता है। हिस्ट्री तो वास्ट है। और दूसरा ये कि जैसे साइंस वाले पोर्शन है मेंस का, तो साइंस वाले पोर्शन में से कि उनके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जो हाँ जैसे साइंस physics का में है। बायो में है, केमिस्ट्री में है। अब केमिस्ट्री में बहुत सारी थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरीज पढ़ो, कौन सी थ्योरीज छोड़ दो। ये तो कवर करना पड़ेगा यार हमको, इस पे ना करना पड़ेगा, एनसीईआरटीज करनी पड़ेगी। जो साइंस वाला पोर्शन है ना, उसमें हमको करना पड़ेगा, लेकिन इतना डीप नहीं, क्योंकि ना आता एक ही क्वेश्चन ऐसा आता है जो बहुत इधर उधर से होता है, तो वो नॉर्मल पढ़ना है। एनसीईआरटीज तो कंप्लीट करो उसको, दूसरा मत देखो, क्योंकि जैसे रिएक्शन वगैरह भी आ रहे हैं एनसीईआरटीज में, वो दिए हुए हैं, हर टाइप के रिएक्शन दिए हुए हैं एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल तो हमको साइंस में देना ही देना है। और बायोलॉजी की बात है, बायोलॉजी में बहुत ऐसे आता नहीं अंदर से। बस लास्ट टाइम आया था एक सवाल 21 के मेंस में, अपना थायराइड ग्लैंड के बारे में आया था।
अब हम लोग तो एस्टिमेट ये करके चलते हैं ना, कोई सिस्टम आ जाएगा, मतलब डाइजेस्टिव तो नहीं आता है, तो कोई दूसरे एक्सक्रीटरी या फिर रेस्पिरेटरी ऐसे, लेकिन उन्होंने दिया था हमको ग्लैंड के बारे में 11 नंबर में, और वो हमको पूरा एक्सप्लेन करना था। अब हार्डली मतलब ऐसा होता है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अब अपन पढ़े रहते हैं तो वो हो जाता है वो। अभी जो लास्ट 2021 वाला पेपर है उसमें एंट्रोपी आया था। एंट्रोपी आया था, बिल्कुल। वो एंट्रोपी 11 मार्क में उसको कैसे एलिब्रेट करेंगे? हम तो एक लाइन में पढ़ लेते हैं उसको, तो एंट्रोपी ये होता है। मैं बताता हूँ, मुझे भी एक लाइन पता, जैसे आपको एक लाइन पता है ना, मुझे भी एक लाइन पता थी, और वो लाइन थी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, मैंने थोड़ा सोचा ये है किससे रिलेटेड, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग दोनों में ही रहता है, तो मैंने सोचा फिजिक्स का होगा। मैंने उसको जैसे तैसे मैंने उसको जमा के लिखा। मेरे को ऐसा याद था कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ऐसे कुछ होता है स्पेस के साथ में। मैंने उसको सेटअप जितना मस्टर कर सकता था, मैं नॉलेज जितना था मेरे को लिख दिया मैंने उसको, और शायद वो मेरे से नहीं छूटा, इस वजह से इंटरव्यू की कॉलिंग है मेरे पास अभी। छूटना नहीं चाहिए मतलब सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ते हैं ना तो अपन शेड्यूल बनाते हैं तो 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं कि हाँ। अपने चलो एक सब्जेक्ट ये पूरा हो जाए दूसरा भी, तो कभी कभी होता है कि अपन एक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी अच्छा लगने लगता है तो अपन उसी को पढ़ते हाँ, रहते पॉलिटी हैं, तो तो अच्छा अपना लगता है। शेड्यूल बिगड़ जाता है, तो फिर उसे मतलब 2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए फिर एक ही कंटिन्यू करना चाहिए। देखो सर जैसे पहले पूरा एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री का रहता है, हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर ले या फिर उसके साथ में पॉलिटी भी लेकर मैं तो सजेस्ट करूँगा एक को लेके चलो आप, एक को पहले। उससे पहले एक यूनिट पूरी खत्म कर हाँ, दी फिर उसके मतलब बाद ऐसा में- लेके चलो, एक चल रहा है, आप एक कर रहे हो, एक हो गया, उसके बाद दूसरा उठाओ, और जब दूसरा कंप्लीट करोगे तो पहला वाले को रिवाइज कर लो। तो ऐसा अल्टरनेट करके आप कर सकते हो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अल्टरनेट, क्योंकि 2-2 करोगे ना आप, तो 2-2 में फिर आपको रिवीजन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं तो अच्छा लगने लगता है तो अपन पूरा टाइम उसी को दे हाँ, देते हैं। एक को करो, मैंने भी ऐसे ही करा है। मैंने भी पहले एक ही सब्जेक्ट निपटाया, फिर उसके बाद सक्सेसिवली अलग अलग। सर कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं ऐसा मत देखो, इसमें क्या है ना, जो तुमको मज़ा आता है वो, और अल्टरनेटिवली जो नहीं आता है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा वो रिदम, क्योंकि आप पहले ही अगर इंटरेस्टिंग वाले पढ़ लोगे सब, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ोगे उसके बारे में, ज़्यादा टाइम दे दोगे इसको, तो वैसा नहीं। अल्टरनेटिव और सर प्री का एग्ज़ाम जैसे नोटिफिकेशन आता है तो बहुत जोश रहता है कि हाँ हमें ये करना है, ऐसे पढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे पास आता जाता है ना तो अपने आप ऐसे कम हो जाता है, पता नहीं होगा या नहीं डीमोटिवेट होने लगते हैं। होता है, ये होता है। उसके लिए ना आप क्या करो पता है, जैसे मेरे साथ होता था ना, तो मैं बात करता था, मतलब घर में बात कर लिए, फ्रेंड से डिस्कस कर लिए, मतलब वो लोग बहुत हल्का कर देते थे। आप लोग ग्रुप डिस्कशन करते हो, मतलब ग्रुप में पढ़ाई वगैरह? बहुत बहुत हेल्पफुल है, प्री के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। जैसे मैं हूँ ना, तो मेरे को फैक्ट्स याद नहीं होते हैं जल्दी, पर मेरे सर्कल में थे कुछ लोग, वो लोग पूरा याद करवा देते थे वो। तो ग्रुप डिस्कशन भी आप कर सकते हो। जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है तो ऐसा होता है ना कि सामने वाला भी कर रहा है, तो फिर वो लगवा देता है साथ साथ में। और सर अगर ऐसा नहीं है, मतलब ग्रुप डिस्कशन नहीं है, अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या? उसमें तो यार उसका तो मुझे भी नहीं पता है, सच्ची करूँ पर करना तो पड़ेगा ना, एक वो अपने है यार कि एक एज तक अपन को लगना चाहिए। Yes, sir. अब वो जैसे अब जानवरों में तो इंस्टिंक्ट होता है, हमको तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अब ऐसा होता है ना, अगर जान पे बन के आती है ना, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा निकल के आती है, पर वो अपने माइंडसेट पे आप कितने स्ट्रांग हो। सिर पीछे लगाओ तो एकदम हाँ, सर वैसे मतलब हमें अभी से ऐसे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि जैसा आपका फर्स्ट टाइम में निकला था तो हाँ। वही हमारा भी हो जाए कि हमारा भी फर्स्ट टाइम में निकल जाए। देखो अभी का ना सिचुएशन थोड़ा अलग है, हम लोगों के टाइम में काफ़ी समय मिल गया था हम लोगों को। अभी तो वापस ये लोग कैलेंडर टाइम पे कर लेंगे, तो एक साल का ही समय रहेगा लगभग। तो 1 साल का आप टारगेट लेके चलो। हम लोग जब चले थे, हम लोग का था 1 साल का ही टारगेट, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा समय मिल गया। नॉर्मली 3 महीने मिलते हैं नॉर्मली, है कि नहीं, लगभग 90 दिन, लेकिन हमें कितना मिला था, 10 महीने लगभग, 9-10 महीने। इस बार भी तो भी मेंस मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप जो था, अब बीच में दूसरी प्रीलिम्स हुई है, लेकिन अब देखा जाए तो एक एग्ज़ाम में इतना गैप मिला था, तो हम लोगों की स्ट्रेटेजी अलग रही थी। मतलब ऐसा समझ लो बहुत रिवाइज हुआ हम लोगों का, और ऐसा समझ लो एक बार के नोट्स नहीं है, 2-3 बार नोट्स बन गए हम लोगों के। तो मतलब अपने पहले नोट्स बनाए फिर उनको वापस भी मतलब हाँ, मतलब इतना टाइम था कि और बना लिया हमने, उसको और अपडेट करते क्लेरिफाई हो हुए। गए, क्लेरिफाइड होते प्री जाए। पढ़ते टाइम नोट्स बनाना चाहिए।
मैं तो नहीं कहूँगा यार, मतलब प्री स्पेसिफिक आप अगर सिनॉप्सिस अगर आप लोग करते होंगे, सिनॉप्सिस बनाते हैं क्या? हाँ, जैसे अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगता है ना तो करो उसको। जैसे मैंने तो नहीं करा है क्योंकि यार जैसे अलग फैक्ट से ही पढ़ना है, अभी तो 3 महीने जो फ्री है तो उसे जल्दी जल्दी करना है कंप्लीट, तो बस बुक से भी कर सकते बुक से कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। जो एग्जाम पास में आ रही है ना तो नोट्स छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। सर और प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर बहुत बार उसको रिवाइज करें तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेनिफिशियल करना होगा? पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा। जैसे हमारे एग्जाम में 70 तक तो सबके क्वेश्चन जाते हैं, फिर जो 70 के बाद जो क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं जिससे कट ऑफ क्लियर होता है, हाँ, तो फिर उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें या फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ज़रूरी है रिवीजन पे यार। ज़्यादा ध्यान दें? ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना, एक बार सामने आ जाता है ना तो अपन लगा लेते हैं। मतलब मेरे साथ यही एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत सारे करे हैं। एक एक तो मतलब कोई टेस्ट सीरीज लगा ली और दूसरे फिर उतनी मिल जाते हैं ना टेस्ट वगैरह। प्रीलिम्स तो के लिए हाँ टेस्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों? हाँ, अलग अलग जो कोचिंग के जो भी, तो सारे मैंने करे ऐसे। इट्स अपन वो टेस्ट देते हैं तो उसमें जो अपना एवरेज रहता है ना उतना ही स्क्वायर रहता है, मतलब 60-70 इतना अच्छा, जो मेन में भी? एवरेज, हाँ नहीं प्री में हाँ, मतलब मेन एग्जाम में नहीं, प्री अभी जो अपन टेस्ट अच्छा पेपर टेस्ट देते में, हैं, हाँ टेस्ट पेपर में हाँ। अपना एवरेज ही रहता है उतना ही, मतलब अगर फर्स्ट टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा कम रहेगा, लेकिन सेकंड थर्ड में जो हो जाएगा ना, मतलब 70 आ गया हाँ। तो फिर वो 70 की लिमिट से जाता है। और वहाँ पर अपने को बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, Basic मतलब ज़्यादा मिलते हैं, हाँ। नॉर्मल भी नहीं और ज़्यादा, मतलब उसका जो लेवल हाँ, रहता है टेस्ट वो तो ठीक ठाक हाँ। रहता है वहाँ का। हम्म, और यहाँ पे एकदम हार्ड बना देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा डीमोटिवेट सा हो जाते हैं, होता है ये यार, वाले होता टेस्ट है। देते हैं मैं तो। उसके लिए कहूँ ना, माइंड मत करो टेस्ट, बिल्कुल माइंड मत करो। वो ना, वो तुम्हारा मार्क्स का टेस्ट नहीं हो, मतलब मार्क्स लाने के लिए नहीं है वो तुमको प्रेशर झेलने के लिए, तुमको वो ये सिखाने के लिए कि आप अगर तुक्का लगा रहे हो ना, क्योंकि जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो वो तो ऐसे सवाल कुछ होंगे ना जो सभी से नहीं बन रहे होंगे, तो वो आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए आप ये मान के चलो। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं लेकिन वो पूरा खत्म नहीं करते, ऐसा लगता है कि अपन चलो दूसरा पढ़ लेते हैं, तो ना स्विच कर जाते हैं अपन, वो सब्जेक्ट को वहीं छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो वापस पिकअप करना चाहिए ना उसको बाद में। सर ऐसा लगता है कि फिर अपन फिर से शुरू करते हैं ना, तो कहते हैं हाँ थोड़ा पढ़ तो लिया है, फिर से वो flow ये नहीं बहुत बड़ी बनता। प्रॉब्लम, मेरे साथ भी हाँ प्रॉब्लम सर, है। मेरे साथ जब बहुत मैं बोला होता ना है। कि मैं 2-3 बार नोट्स कर रहा हूँ, वो नोट्स इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं उसमें घुस के पढूं। नहीं तो ऐसा हो रहा था सीन, एक बार कर लिया है उसको स्किप करते जा रहा था इंसान कि यार ये तो हो गया है, ये तो हो गया है, लेकिन नहीं, वो स्किप नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ, और हमारे साथ ये होता है कि मतलब हमने उस टॉपिक को खत्म करके रख दिया, हाँ। लेकिन रिवीजन करते हैं ना तब ऐसा लगता है कि अपन ने पढ़ लिया है, होता तब है। एक बार हल्का हल्का सा पढ़ लो, होता है, नहीं, लेकिन नहीं। जब वही लिखने का टाइम आता है या कुछ भी आता है हाँ, तो ऐसा लगता है लिख कुछ तो नहीं पढ़ा। वही वो ना, स्किप नहीं करना है उसको टॉपिक को। मैंने यही सीखा है कि आप स्किप करोगे ना तो आपके आंसर एकदम जेनेरिक रहेंगे, मतलब वैसे कि कोई भी लिख लेगा, वैसे स्पेशल नहीं रहेंगे। सर तो स्किप नहीं जैसे करना जो है। भी टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया उसे पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके हाँ, बाद हाँ। ही सेकंड टॉपिक देखो, आप ऐसे ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी नहीं पढ़ोगे चलेगा, टॉपिक आपको करना है। वो जो है सिलेबस में सारे टॉपिक छूना है आपको, क्योंकि अगर आपको कुछ पता रहेगा ना तो आप आंसर कर लोगे। सर और जैसे मतलब अपने जो दार्शनिक हैं हम्म। उनको पढ़ने के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी होती है, तो वो और समझ में नहीं आती है कि उनको उनके हिसाब से पढ़ें या क्या वो बोलना चाहते हैं, या फिर हम हमारे हिसाब से मतलब जो आंसर लिखेंगे उस टाइप में। देखो, इसके लिए मैंने क्या करना, निर्माण का तो मैंने फॉलो करा था, और नोट्स मैंने नहीं बनाए थे उसके, मतलब सरप्राइजिंगली। बट मैंने क्या करा, जो उनका बेसिक है, जो उनका मेन मतलब उनकी विचारधारा है, वो मैंने समझी और फिर अपने शब्दों में लिखा। मतलब उसको समझना है अपने को, हाँ। लिखना अपने ही शब्दों हाँ, में है, अपने शब्दों में exact लिखना उन्हीं है। से नहीं, लिखना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट लिखे, अगर वो हाँ। स्पेसिफाई कर रहा है तो एग्जैक्टली लिखना है, नहीं तो अपने शब्दों में लिखना है। क्योंकि वो पोर्शन ऐसा है कि आपको अगर उनकी विचारधारा समझ में आ गई तो आप लिख ठीक लोगे, है, हाँ, लिख लोगे। नहीं हाँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, मतलब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि यार मेरे को एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, आपको अटेम्प्ट करना है चीज़। भाषा बस अच्छी रहनी चाहिए, भाषा पे ये पूरा जो है। और सर अगर अभी आप तो 24 वाला प्री देते हो तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है अभी? हाँ, ऐसा सोचा तो नहीं है देने का। नहीं मतलब वो हम करेंगे हाँ, आपके अकॉर्डिंग। स्ट्रेटेजी 24 अप्रैल में होने वाला ना। हाँ, अप्रैल अभी हो गया, मतलब जनवरी, ऐसा फरवरी, कि आप मार्च। पढ़ाई का क्या रखोगे कि ये इतना पढ़ना चाहिए, इतने में ये कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा वाला? देखो, मैं और इतने टाइम टेस्ट को देना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना टेस्ट तो मैं अभी लगा ही लेता, मैं लगातार जो भी चल रहे होते, मतलब जो भी मिल रहे होते हैं, चाहिए। ओके, टेस्ट चल रहा होता बैकग्राउंड में, मतलब अभी से टेस्ट लगाना टेस्ट चाहिए। लगाना था। और उसके अलावा जो क्या अपना यूनिट में को याद नहीं है, सॉरी यूनिट्स याद नहीं है, जो आयोग वाली है 10 वो unit। करना ही है। हाँ, यूनिट 10 वो करना ही है। साइंस का जो कुछ पोर्शन करंट में चल रहा है, करंट के साथ में मतलब वो करना ही है। और इसके अलावा
अपना मेंस के साथ में तो ये अपन चल ही रहे थे, नोट्स अपने तैयारी थे अपने, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये वाले एमपी स्पेसिफिक वाले, पॉलिटी भी चल ही रहा था। इसके अलावा क्या आता है, करंट वाला पोर्शन एक अलग से आता है। तो करंट में स्पोर्ट्स वाला पोर्शन, हाँ ये स्पोर्ट्स वाला, और मेरा जो फोकस रहता है एमपी का जो कल्चर वाला पार्ट है, उस पे सवाल आते हैं और वो याद नहीं रहती चीज़ें वाली। हाँ सर, कल्चर वाले पे कितना हाँ, ही पढ़ लो, जनजातियाँ रहती हैं और वो हमेशा गलत हाँ होती हैं। आप लोगों को यहाँ पे वो सही है ना, ग्रंथ अकेडमी वाले रिसोर्सेस है ना, तो वो बहुत सही है। वो मैंने देखा, मतलब मैंने पहले नहीं देखा था, बाद में मैंने देखा, तुम बहुत सही दिया उसमें तो यार, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग बिल्कुल उससे कर सकते हो। सर आपका मीडियम हिंदी था? इंग्लिश था यार, ओके। पर करंट एमपी की अफेयर तैयारी का हिंदी, नोट्स पूछना था कि मतलब कौन सा नोट्स करंट अफेयर के लिए prefer एमपी की किया? तैयारी हिंदी से ही करी मैंने, अब सानी से रिसोर्स खोजता हूँ। ओके। तो वो तो करंट परीक्षा अफेयर नाम के था। लिए नहीं, notes? करंट अफेयर के लिए मैंने ना उससे करा है, दृष्टि से करा है, और स्पीडी तो फिर है ही जो यूनिवर्सल दृष्टि है। की बुक से? हाँ, पर वो इंग्लिश वाले से करी है मैंने, मतलब इंग्लिश की उनकी मंथली मैगजीन आती है। तो और अभी तो शायद एग्जाम पीडिया का कुछ चल रहा है, आप Yes, देखना। sir. मेरे टाइम में ना एक एपीएल पब्लिकेशन की आती थी, अभी बंद हो गई है वो, तो वो काफ़ी सही थी एमपी के करंट के लिए, और बाकी तथ्य पाठ तो है ही फिर करंट के लिए तथ्यपण सफिशिएंट होता है करंट सफिशिएंट है। अफेयर के लिए? सर मतलब कि जो अपना इथिक्स रहेगा, इथिक्स वाला पोर्शन, तो इथिक्स वाले पोर्शन में कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो हमने इथिक्स है वो हमने पढ़ के रखा है पहले हाँ। एक बार, तो जैसे अभी तो हमारा मेंस का चल रहा है, जो सेकंड टॉपिक सेकंड चैप्टर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो सेकंड पेपर है तो उसकी तैयारी रहेगी। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ से जैसे अपन उस पे जाएंगे, प्री फोकस हो जाएगा इसके बाद में, तो जो अपना 4 पेपर है उसको साथ में लेकर चल लें क्या? मतलब उसकी सिर्फ उसका रिवीजन ही करना है वापस। इथिक्स का लोड मत लो, इथिक्स हो जाएगा, Ethics उसका का बस नहीं करना। रिवीजन आराम से करना, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें बस थोड़ा देखना होगा तो वो वाला पोर्शन देख लेना, करप्शन का कुछ करंट का अगर मिल जाए तो, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं, वो अपन हाँ, को वो जो तो फील हो रहा है ठीक ना बस वही लिखना है। हाँ, लेकिन Ethics- सर और सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदी, क्योंकि हिंदी में जो वहाँ पे चेकर रहते हैं वो हाँ। मात्रा, वो हर एक चीज़ को छोटी छोटी चीज़ को चेक करते हैं, तो हिंदी में ऐसा होता है कि गलतियाँ होती हैं। मैं आपको सच्ची प्योर हिंदी तो होती हाँ, नहीं हाँ, है नहीं कभी। नहीं होती। मैंने हिंदी कभी सीरियसली नहीं पढ़ा, तो फिर आपने बस चला गया मैं। मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत ऐसे नोट्स नहीं बनाए मैंने क्या करा, एक बार कर लिया और उसके बाद जो मेरे पास कॉपी थी बस वही करते जा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर के सवाल मैं उसमें देखता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर हिंदी से, में? हाँ हिंदी में प्रीवियस ईयर से बहुत हेल्प मिली मेरे को, जैसे खासकर प्रशासनिक शब्दावली आती है उसमें मिल जाती है, कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, मतलब हर बार तो नहीं आएंगे लेकिन अपन को आइडिया रहता है कि हाँ ये हाँ, इससे तो रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। वो तो फिर ना ऐसे मेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, और पढ़ा अपन ने, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्ट अपन पूछते हैं क्वेश्चन की मूल्यांकन कीजिए, परिचय दीजिए, ये तो बन जाते हैं क्वेश्चन अपन से, लेकिन वो घुमा के थोड़े अलग तरीके से अब पूछने लगे हैं 2 साल से, तो वो अपन ना बनते ही नहीं है क्वेश्चन। जैसे सोचते हैं कि उसमें क्या शुरू करें, कहाँ से लिखें, टॉपिक पढ़ लिया है। एक हाथ जैसे फ्रेम करो ना, एक हाथ क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी पॉलिटी अपन में, ने, हाँ। हाँ, तो जैसे कि अपन ने डीपीएसपी पढ़ा, हाँ तो उसमें अपन को सारा पता है, आर्टिकल्स पता हाँ है, आर्टिकल्स लेकिन पता वो है। इसमें से पूछ रहा है कि मतलब कि तुलना करना, और मतलब जो क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं ना, कि विश्लेषण कीजिए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। देखो विश्लेषण है तो वो आपको दोनों साइड, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों करने पड़े, मतलब वही जो कीवर्ड है ना सवाल में उस पर ध्यान दीजिए आप, मतलब वो बहुत आपको आंसर कर देंगे कि आपको आंसर का पैटर्न कैसा रहेगा। उसमें विश्लेषण है तो उसमें आपको सब कुछ बताने पड़ेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या है, नकारात्मक सकारात्मक, हिस्ट्री तो देनी ही पड़ती है सवाल में, तो वही सवाल में ही आपका आंसर छुपा होगा। वो मतलब क्वेश्चन समझने में भी मतलब समझ नहीं आता कि कैसे, नहीं वो प्रेशर में होता है, क्वेश्चन को प्रेशर में समझें। होता है वो, हमको कन्फ्यूज़न होता है, प्रेशर में होता है, वो नॉर्मल है, हो जाएगा वो, टेस्ट करना हो जाएगा। सर और इसे के बारे में मतलब ऐसे को कैसे क्या तैयार करना चाहिए अभी से ऐसे करें आप ऐसे की इसको? मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी पता है, हम्म, जो जीएस वाले सब्जेक्ट्स है ना, हम्म, मैंने ये सोच रखा था कि मेरे को वही टॉपिक उठाने जो मुझे अपने पढ़ने में हेल्प आई है, हम्म। बस वही उठाया था। मतलब अपने जीएस की तैयारी के साथ में हाँ, ऐसे की जो तैयारी भी अपने, कर ली हाँ, थी, जैसे कि वहाँ पे संस्कृति है हाँ, और अपना जो जैसे हिस्ट्री है, हाँ वहाँ पर हिस्ट्री एक हाथ संस्कृति भी है। टॉपिक है लोकतंत्र से रिलेटेड आया था, हाँ तो हाँ, वो उठाया था मैंने, क्योंकि अपन पॉलिटी में लगभग पढ़ते ही हैं वो, और मैं 19 की भी तैयारी कर रहा था, 20 की भी कर रहा था, तो थोड़ा सिलेबस का ऐसा था, मतलब उसमें क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के बारे में, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पहले था। हाँ,
तो उसमें थोड़ा मेरे को आइडिया था कि मैं ये लोकतंत्र वाला टॉपिक फैला सकता हूँ अच्छे से, मतलब ऐसे मैं बना सकता हूँ। तो मतलब मेरी स्ट्रैटेजी थी कि ऐसे टॉपिक लूँ जो मैंने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ऐसे नहीं कि अलग से कुछ मतलब रहता है ना, सांस्कृतिक टॉपिक रहते हैं लोगों के, पोएम लिख दिया। मैं मुझसे नहीं होता पोएम वगैरह मतलब लिखना। आपने भी पोएम वगैरह नहीं ये नहीं, प्रारंभ मैं करी? मेरा यही रहा। अब मैं बता रहा हूँ, लास्ट में मेरा आधा पन्ना बचा भी है, मतलब खाली छूटा है, कभी एक पन्ना भी छूटा है ऐसे में, ऐसा जो 2 पेपर हुए हैं उसमें। तो और 20 का तो ऐसे ख़राब भी गया था मेरा, 19 का ठीक गया था। और वो ऐसा था कि छोटे-छोटे पैराग्राफ, मतलब मेरे इसमें छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में मैंने करे थे। मतलब 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ, फिर एक पैराग्राफ, और वही 5 मिनट हमको वहाँ जमाना है कि लिखना क्या है, पैराग्राफ्स में रहेंगे क्या, स्ट्रक्चर, मतलब जो ये सब लोग बताते हैं, जो पहले फ्रेम करना है। सर प्रेशर को कैसा डील करना है? प्रेशर जो को कैसे, प्रेशर मतलब फैमिली भी प्रेशर बनाती है और एक अपने को अंदर से अनुभव भी हाँ, होने लगता है। वो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्या आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगता है। बिल्कुल ऐसा होता है, हाँ। बिल्कुल ऐसा होता है। प्रेशर का आप ना थोड़ा-सा अपने को आपको डिस्ट्रैक्ट, मैं कहूँगा नहीं कि करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर जब आ रहा था ना टाइम का, तो मैंने दूसरे एग्ज़ाम्स करी। पर वो मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि सब लोग कर ले वो, क्योंकि यार वो नहीं है, फ़ीज़िबल ऑप्शन नहीं है वो। आप लोग क्या करो, आदत डालो उस चीज़ की, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि प्रेशर आप झेल रहे हो ना, जैसे अपन आंसर राइटिंग की बात करें, जैसे लिखते टाइम अपन में यार, अपन क्या बोल रहे हैं यार, अब लिखना ही है, लिखना ही है, लिखना ही है। जितना ज़्यादा लिखेंगे हम, उतना ज़्यादा आदी हो जाएंगे उस चीज़ की। तो लेकिन घर वालों का प्रेशर है, तो वो आपको बात करनी पड़ेगी उनसे। घर वाले तो, क्योंकि यार अब मतलब लड़की है ना, तो लड़कियों में होता है, वो बोलते हैं वैसे। तो मैं तो ये कहूँगा, खूब मेहनत करो, जल्दी से निकाल लो, जल्दी से निकालो, नौबत ही ना आए ऐसी प्रेशर वाली। थैंक यू सो मच सर। या आप लोग, कांग्रेचुलेशंस सर आपको। थैंक यू, थैंक यू। नाइस टू मीट यू सर। आप लोग से भी अच्छा लगा हमें मिलके। भी बहुत अच्छा लगा हाँ। सर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे डायरेक्ट मिलना और हाँ, डायरेक्ट नहीं, संवाद होता है वही। ना, उसमें अपने को ज़्यादा मतलब उनके अनुभव भी अपने पास में आते हैं, तो अपने को पता चलता है। और ऐसे सिर्फ अपन जो मोबाइल में देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, वो सिर्फ देखते हैं, अपने खुद के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते।